नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस मेंस के लिए रिवीजन सीरीज और उसमें हमने सोशियोलॉजी के 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई कैन अश्योर यू वन थिंग। अगर ये 250 मार्क्स है ना, प्लस हिंदी एंड इंग्लिश अगर किसी ने अच्छे से प्रिपेयर किया है ना, ये सारे लेक्चर्स देखने के अलावा अगर उसने नोट्स लेकर के इनको रिवाइज किया है 1-2 बार भी, तो आई कैन अश्योर यू कि आपका इंटरव्यू कॉल तो पक्का ही आएगा। ठीक है? और फाइनल सिलेक्शन तो देखो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और जो रैंक होती है वो भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पर अगर आपने ये 250 मार्क्स और हिंदी और इंग्लिश अच्छे से किया है, तो आपका इंटरव्यू कॉल पक्का ही आएगा। ठीक है? तो हम लोग आज जो लेक्चर देख रहे हैं सोशियोलॉजी का, हम लोगों ने चैलेंजेस बिफोर इंडियन सोसाइटी स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमने बाकी सारे चैलेंजेस देख लिए थे। अभी लास्ट में जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वल्नरेबल सेक्शन को लेकर के, है ना? उसमें दलित्स के बारे में है, एल्डरली के बारे में और डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड लोगों के बारे में, जो उनके लिए जो चैलेंजेस हैं सोसाइटी के अराउंड, तो वो हमको देखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो दलित्स हैं या फिर शेड्यूल कास्ट हैं उनके जो इश्यूज़ हैं उनकी बात करेंगे। दलित्स कंस्टिट्यूट देखो इनकी जो पॉपुलेशन है 16.6%, 20.14 करोड़ पीपल ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। फिर एक देखो के एम पनिकर करके एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि व्हेन द सिस्टम वर्कड इन इट्स एंशिएंट ग्लोरी, द सिचुएशन ऑफ देम, है ना, जो दलित्स हैं उनकी सिचुएशन वाज इन मेनी वेज वर्स देन स्लेवरी। स्लेवरी से भी बुरी सिचुएशन उनकी थी। और अगर आप स्लेवरी वाली जो सिचुएशन होती है वो कभी देखना चाहते हो, तो यू कैन जस्ट वो यूट्यूब पर आप कुछ वीडियोस देख सकते हो, जो जो अफ्रीकन लोग थे उनके साथ में जो सिचुएशन थी, उससे भी बुरी इन्होंने बताई है कि दलित्स की सिचुएशन थी इन द एंशिएंट टाइम्स। ठीक है? अभी के क्या प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या प्रोविजंस हैं, बाद में हम लोग जो प्रॉब्लम्स हैं और उसके इमर्जिंग इश्यूज और सॉल्यूशंस हैं, क्या-क्या हो सकते हैं, वो सब देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं और कुछ लॉज़ बने हुए हैं, तो उनके बारे में देखें। तो मैंने आपको पहले भी बोला था, क्योंकि ये कॉमन कॉमन से प्रोविजंस हैं, जैसे 15, 16, 17, 18, 19 ये तो कॉमन से प्रोविजंस हैं। 21 भी बिल्कुल कॉमन प्रोविजन है। 25 हो गया, आर्टिकल 46 हो गया, ये अलग से आर्टिकल 46 है। और आर्टिकल 335 332, 338 ये अलग से हैं। तो एक-एक करके इनको देखते हैं कि किसमें क्या-क्या बात है। आर्टिकल 21 आपको पता है, राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी है। आर्टिकल 15 में स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एनहांसमेंट या एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल 16 4 ए में रिजर्वेशन इन सर्विसेज दिया हुआ है। आर्टिकल 17 इज इंपॉर्टेंट आर्टिकल व्हिच अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, है ना। आर्टिकल 19 1 में दिया हुआ है एलिमिनेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसेबिलिटी। आर्टिकल 25 में जो हमने रिलीजियस उसमें फ्रीडम टू रिलीजन के बारे में देखा था, तो ऑल रिलीजियस प्लेसेस आर ओपन टू ऑल कास्ट्स, है ना। जो हिंदूज में जो भी कास्ट हैं उनके लिए सारी रिलीजियस प्लेसेस ओपन होंगी। आर्टिकल 46 में द स्टेट शैल प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन एंड प्रोटेक्ट एससी एंड एसटी, है ना, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इनजस्टिस। तो ये डीपीएसपी में भी इसका ज़िक्र है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आपको कुछ भी आर्टिकल नहीं याद आ रहे, मान लो ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, वैसे ये बेसिक आर्टिकल्स हैं, ये वाले तो याद रहते ही हैं लोगों को, पर कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो आप फंडामेंटल राइट्स लिख सकते हो सीधा-सीधा, डीपीएसपी सीधा-सीधा लिख सकते हो, है ना? आंसर में इतना तो करके आना कम से कम, अगर पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं याद आ रहा है तो, ठीक है? फिर आर्टिकल 335 एंड 332 में क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है, जो लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा और लोकसभा दोनों में। आर्टिकल 338 में देखो कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी बनाई हुई है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। एंड लास्ट में देखें तो एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है 1989 का, जो अभी रिसेंटली 2018 में अमेंड भी किया गया है। तो ये कुछ लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। अब कुछ प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं? कॉमन सी प्रॉब्लम्स है जो आप सोसाइटी में देखते हुए आ रहे हो, वही आपको यहाँ पर भी लिखनी है। कांसेप्ट ऑफ प्योरिटी इन जो पॉल्यूशन का कांसेप्ट है, इसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं। अनटचेबिलिटी है, लो स्टेटस इन सोसाइटी, डिनायल ऑफ बेसिक एमिनिटीज एंड नॉट अलाउड इन टेंपल्स, है ना। आपने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दे रखा है, फिर भी आपके साथ में ऐसी समस्याएँ हो सकती हैं या होती ही हैं, है ना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में देखें तो प्रॉपर पेमेंट नहीं मिलता है। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड राइट्स एंड प्रॉपर्टी राइट्स। नॉट फ्री टू चूज़ ऑक्यूपेशन, है ना। ऑक्यूपेशन इनको जो चला आ रहा है वही वाला ऑक्यूपेशन इनको चूज़ करना पड़ता है। फिर मोस्टली लैंडलेस लेबरर्स जो हैं, वो मोस्टली कौन होते हैं? शेड्यूल कास्ट के जो लेबरर्स हैं, वो मोस्टली लैंडलेस हैं, लैंड ओनर्स नहीं हैं। फिर मैनुअल स्कैवेंजिंग, ये बड़ा टफ इश्यू देखा जाता है, जिसमें कि 96% जो लोग हैं, आज भी जो एम्प्लॉयड हैं, वो शेड्यूल कास्ट से ही हैं। फिर गवर्नमेंट ने देखो इसके लिए एक नमस्ते योजना लाई थी, और उसमें क्या है कि जो स्कैवेंजिंग है, उसको मैनुअली करने की बजाय मशीन का यूज़ किया जाएगा। फिर डिनायल ऑफ राइट्स टू यूज़ पब्लिक यूटिलिटीज़ लाइक वेल्स, है ना। तो कुओं का भी प्रयोग करना, पानी का भी प्रयोग करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कुछ ऐसी खराब मानसिकता सोसाइटी में है। फिर एजुकेशनल में देखें तो डिप्राइव ऑफ एजुकेशन, फिर इनको पब्लिक इंस्टीट्यूशन को भी यूटिलाइज करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, आप अपने मन से भी लिख सकते हो, जो भी आप सोसाइटी में देख रहे हो, न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हो, तो वो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, एवरीवन नोज़ अबाउट इट एंड दे प्रोबेबली टॉक लेस अबाउट इट।
फिर इमर्जिंग इश्यूज अमंग शेड्यूल कास्ट या दलित, है ना। अब कुछ इश्यूज हैं जो इनके जो सोसाइटी खुद की है, जो शेड्यूल कास्ट है, वो आपस में भी कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं, जैसे कि एलीट जो दलित क्लास है, जो लोग पहले रिजर्वेशन से नौकरी में आए और या फिर उन्होंने कोई और बिजनेस किया जिससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, दे आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अगेन एंड अगेन। और ये जो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जो पिछड़े लोग हैं वो और पिछड़ते ही जाते हैं, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो क्या देखते हैं, एलिट दलित्स आर टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन अगेन एंड अगेन बिकॉज देयर इज नो प्रोविजन ऑफ क्रीमी लेयर, है ना। ओबीसी में जैसे कि क्रीमी लेयर का प्रोविजन है, पर एससी एंड एसटी में ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं। फिर मेजॉरिटी ऑफ दलित्स आर मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस लेबरर्स वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर, दिस इंक्रीजेस देयर सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, और सोशो इकोनॉमिक जो बैकवर्डनेस होगी उससे आएगी पॉवर्टी, और पॉवर्टी से आएगा पॉल्यूशन, है ना। तो जो प्योरिटी और पॉल्यूशन का कंसेप्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर ये इससे क्या नई टाइप की अनटचेबिलिटी प्रोड्यूस होती है। फिर यहाँ पर देखा जाता है कि चिल्ड्रन जो है उनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, एजुकेशन लैक करते हैं, ड्यू टू विच देयर ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। फिर इवन टुडे इन विलेजेस दलित्स लिव सेपरेटली एंड इन सिटीज दे लिव इन स्लम्स। अब देखो, इनको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, वैसे ही अगर मेंस इतना जल्दी नहीं होता तो मैं भी इतनी जल्दी जल्दी ये चीजें कवर नहीं करता, पर अभी मेंस बिल्कुल सर पर ही है, तो हम लोग बस बेसिक ये चीजें देख रहे हैं। देयर हैज बीन अपसर्ज इन दलित कॉन्शियसनेस, एक टर्म होती है, उसमें अपसर्ज के कारण क्या है, कास्ट टेंशन में, है ना। जैसे दलित्स हैं वो खुद को हिंदू से सेपरेट माने, या फिर ऐसे कोई इशूज, जैसे जो ट्राइबल्स का इशू था, वो जो ट्राइबल्स अगर खुद को हिंदू से सेपरेट मानते हैं तो ये कास्ट टेंशन क्रिएट करता है एट सम लेवल। फिर हम लोग क्या ऐसे मेजर्स ले सकते हैं, व्हाट नीड्स टू बी डन इज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ एंड फैसिलिटेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया जा सकता है, इंश्योर दैट मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट जो है वो रीचेस द बेनिफिशियरीज, है ना। आपको पता है 100 रुपए भेजते हैं तो 1 रुपया पहुंचता है, तो ये वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। रीचेस द बेनिफिशियरीज प्रॉपरली, प्रमोटिंग स्किल एंड स्मॉल बिजनेसेस, प्रमोट एग्रीकल्चर थ्रू गाइडेंस एंड नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट, है ना। फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल दोनों ही, है ना। एग्रीकल्चर को प्रमोशन करना है तो आपको गाइडेंस देनी पड़ेगी, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल तरीके का कोई भी सपोर्ट दिया जा सकता है। स्ट्रेंथन करेंगे अपन लीगल एंड जुडिशियल प्रोटेक्शन, जैसे कि दलित अंडर द एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो है, उसमें हम लोग जो प्रोविजन है उसको स्ट्रेंथन करेंगे। सेटिंग अप सेपरेट फंड्स विच शुड बी यूज फॉर स्कॉलरशिप हो गया, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया, या फिर स्किल डेवलपमेंट के काम के लिए अपन अलग से फंड बना सकते हैं, जिसका यूज सिर्फ इसीलिए किया जाएगा। फिर आइडेंटिफाई करेंगे सोशल प्रैक्टिसेस जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करती हैं, और ऐसी इनको आइडेंटिफाई करके इनको रिमूव किया जाएगा। और इसमें हेल्प इन सिविल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज अवेयरनेस कैंपेन्स, है ना। अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स चलाएंगे। बिगेस्ट चैलेंज मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड मस्ट बी रिजॉल्व प्रायोरिटी वाइज, है ना। प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग सेट करेंगे, बिकॉज दिस इज एन इशू जो मतलब हजारों सालों से चला आ रहा है। तो हजारों सालों से जो चीज चली आ रही है उसको एक दिन में खत्म करना तो इम्पॉसिबल टास्क है, पर इसको धीरे धीरे खत्म करना जरूरी भी उतना ही है। तो इसलिए हम लोग प्रायोरिटी वाइज इसको देखते हुए इश्यूज को रिजॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अब देखो, कंक्लूजन में मैंने आपको बताया था अगर 10 नंबर में आता है तो आप लिख करके आना, 5 नंबर में भी आता है तो एक लाइन तो लिख ही सकते हो। तो कंक्लूजन में हम लोग बात करेंगे जो सोशल आइडेंटिटीज आर सो डीपली एनग्रेव्ड या एम्बेडेड इन आवर सोसाइटी दैट दे ऑफन डिसाइड फेट ऑफ इंडिविजुअल। Job schemes and police assistance are not only things that can assure access to equality and dignity of social representation in India. उसके लिए क्या empowerment की जरूरत है in true sense, है ना। और ये कब आएगा, जब मतलब है ना sensitivity या sympathetic society बनेगी that accepts its responsibilities to remove the suffering and stigma of oppressed and deprived section। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आप कंक्लूजन में लिख करके आ सकते हो। तो ये हमने बात की शेड्यूल कास्ट या फिर दलित जो सोसाइटी है उसकी। फिर हम लोग एल्डरलीज के बारे में कुछ टॉपिक्स जो दिए हुए हैं सिलेबस में वो देखते हैं, और फिर लास्ट में जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके बारे में क्या है। फिर एल्डरली के बारे में बात करें तो नेशनल एल्डरली पॉलिसी डिफाइन करती है, देखो 60 पर्सन अबव 60 ईयर्स ऑफ एज एज एल्डरली। अब ये जो 60 साल से ऊपर वाले लोग हैं वो नेशनल एल्डरली जो एल्डर पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ये लोग एल्डर्स माने जाएंगे। द एज एट विच वंस प्रोडक्टिविटी कॉन्ट्रीब्यूशन जो प्रोडक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन है वो डिक्लाइन हो जाता है एंड वन बिकम्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, है ना, ये डिपेंडेंट सॉरी, कैन बी कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ एजिंग फेज, है ना। तो 60 ईयर्स से ये एजिंग फेज शुरू हो जाता है विच गोज अप टू व्हेन अ पर्सन डाइज। फिर ओल्ड एज के कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं। 60 प्लस एज की 8.6% पॉपुलेशन इंडिया में, अबाउट 10.4 करोड़ पीपल, which is projected to grow at around 19% in 2050। 71% ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन रिजाइड करती है रूरल एरियाज में और 29% लिव्स इन अर्बन एरिया। अब इनसे हमको बातें क्या पता चलती है कि सीधी सीधी बात, अगर 71% लोग ओल्डर लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं तो जो भी बेनिफिशियरीज हैं वो यहाँ रह रहे हैं, तो बेनिफिट ज्यादातर हमको पहुंचाना है रूरल एरियाज तक। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो आप, जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में जो कि 32 ईयर्स थी, नाउ इज 69 ईयर्स। तो एल्डरली पॉपुलेशन ग्रो कर ही रही है, तो इसलिए हमको मेजर्स जरूरी हैं इनके लिए लेने के लिए। अब एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं ये देख लो। बेसिक प्रॉब्लम्स है नेग्लिजेंस बाय चिल्ड्रन,
लोनलीनेस हो गया, आइसोलेशन हो गया, जनरेशन गैप हो गया, लो डिजिटल लिटरेसी है, डिपेंडेंस फॉर बेसिक नीड्स, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ बढ़ जाता है, डिटेरियोरेटिंग हेल्थ है वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, मेंटल इलनेस देखने को मिलती है, एंड लैक ऑफ ओल्ड एज फैसिलिटीज, है ना। ओल्ड एज के लिए अलग से बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज ना तो हॉस्पिटल्स में होती हैं और अलग से भी वैसे कुछ ऐसे प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो ये एजिंग रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। फिर रीसेंट इनिशिएटिव्स देखें अपन कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उसमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स फॉर ओल्डर पर्सन चलाए जाते हैं। राष्ट्रीय व्योश्री योजना एक है, फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है ना। इसमें अराउंड वैसे तो मुझे पुराना डाटा हो सकता है याद हो, पर 200 रुपये इसमें पेंशन मिलती है। फिर नेशनल जो पॉलिसी फॉर ऑन ओल्डर पर्सन 1999 की ऐसी पॉलिसी है। सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड अलग से बनाया हुआ है 2016 में। फिर अपने सिलेबस में भी दिया हुआ है एक लॉ में, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिटीजन्स एक्ट, है ना, 2007 का ये एक्ट है। पीएम वय वंदना योजना है, सीनियर सिटीजन पिलग्रिमेज स्कीम है, जहां पर पिलग्रिम्स की यात्रा कराई जाती है सीनियर सिटीजन्स को फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर एट सम बेसिक चार्जेस। फिर रिजर्वेशन इन ट्रेन्स है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। लीगल प्रोविजंस में बात करें तो आर्टिकल 41 एंड 46 इन डीपीएसपी हैव प्रोविजंस रिलेटेड टू एल्डरली, है ना। मैंने आपको बताया कि कुछ भी याद नहीं आए तो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स आप लिख करके आ सकते हो। फिर सेक्शन 20 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट है, एंड अडॉप्शन एक्ट 1956 मेक्स मैंडेटरी प्रोविजंस फॉर द केयर ऑफ एज्ड पेरेंट, है ना। ये एक्ट के थ्रू लीगली इसको प्रोविजन बनाया गया है। फिर अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, जो कि अब बीएनएस हो गया है, तो पेरेंट्स कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। फिर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट आया है। कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन इज प्रपोज्ड इन यूनाइटेड नेशन। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। और कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी की बात करें तो इसमें देखो एक टर्म आती है सिल्वर इकोनॉमी, है ना। सिल्वर इकोनॉमी आप गूगल करके देखना, मैं आपको बेसिक बताऊँ सिल्वर इकोनॉमी का। तो क्या होता है कि जो ओल्डर पर्सन है, जो अबव अराउंड 60 ईयर्स का हो गया है ना, अबव 60 ईयर्स है, तो उन्होंने 60 साल तक 60 साल के अपने जीवन में 40 साल, 35 साल, 30 साल काम किया है, और वो जो काम उन्होंने किया है उससे 30 साल का किसी को एक्सपीरियंस है अगर, तो उसको उसका जो एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। उसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा जो गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो 60 इयर्स में रिटायर होने के बाद क्या वो लोग बैठ जाते हैं क्या? नहीं, वो लोग बैठ नहीं जाते हैं। वो लोग गवर्नमेंट को कैसे, जैसे गवर्नमेंट खुद भी चाहती है कि हमको कंट्रीब्यूट करें, जैसे रिटायरमेंट आपको पता है बहुत सारे ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन या कमीशंस बने हुए हैं जहाँ पर रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस हैं या रिटायर्ड जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती है। तो वो इसीलिए होता है कि उनका जो एक्सपीरियंस है उनको यूज़ किया जा सके। तो ये सिल्वर इकोनॉमी में बेसिकली जो टर्म है वो है, तो आप इसकी डेफिनिशन वगैरह एक बार गूगल करके चेक कर लेना। फिर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी में अपन देखें एल्डर पर्सन का, तो एमिनेंस एक्सपीरियंस कैन बी यूटिलाइज्ड। इनका जो एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। इन जॉइंट फैमिलीज देयर इज ट्रांसफर ऑफ मॉरल वैल्यूज फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स टू यंगर जनरेशन। आपको याद हो तो हमने जब एथिक्स शुरू की थी तो उसके पहले ही पहले लेक्चर में हमने ये बात की थी। फिर देयर डीप कल्चरल एंड सोशल एक्सपीरियंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग सोशल टेंशन बोथ विद इन एंड आउटसाइड फैमिली, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस की वजह से इनको आता है, तो ये समझा सकते हैं, बता सकते हैं। व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन में देखें, एलोकेशन ऑफ सेपरेट बजट, सेपरेट फंड बना दें, एनहांस ओल्ड एज केयर, हेल्थ फैसिलिटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन रूरल एरियाज, है ना। मैंने आपको बताया 71% अगर पॉपुलेशन रहेगी रूरल एरियाज में रही है ओल्डर जनरेशन की, तो हमको स्पेशली इस एरिया पर फोकस करना है। फिर प्रोवाइड एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज लाइक क्लब्स, लाइब्रेरीज, इंक्रीज मंथली पेंशन, जो मैंने बताया 200 रुपये पेंशन है, तो 200 रुपये में सर पैरासिटामोल का पत्ता आता है, तो इसलिए आपको पेंशन थोड़ी तो बढ़ानी चाहिए। फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, रिमूवल ऑफ टैक्स ऑन डिपॉजिट्स ऑफ सीनियर। अब सीनियर सिटीजन को एफडी में पैसा डालना है तो भी आपको 7% ही इंटरेस्ट मिल रहा है, और कोई नॉर्मल आदमी डालेगा तो भी 7% ही मिल रहा है। तो ये जो इसको है इसको बढ़ाना चाहिए, और इसके ऊपर भी टैक्स अलग से लिया जा रहा है, तो वो टैक्स को भी रिमूव करना चाहिए। ठीक है, फिर लास्ट में डिसेबल्ड के बारे में बात करेंगे। वैसे मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ, है ना। डिफरेंटली एबल्ड जो शब्द है वो मुझे ज़्यादा पसंद है ना, डिफरेंटली एबल्ड, बिकॉज़ जो ये लोग होते हैं इनको हिंदी में ज़्यादा अच्छे से डिफाइन किया गया है कि दिव्यांग, है ना। ये ऐसे लोग होते हैं जिनका एक अंग दिव्य अंग होता है ना। तो हम लोग डिसेबल्ड के बारे में बेसिक बातें करेंगे, क्या-क्या इनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या-क्या उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो पीपल विद फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर ड्यू टू व्हिच दे आर नॉट एबल टू वर्क लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, है ना, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की तरह काम नहीं कर सकते हैं। और हिंदी में देखो दिव्यांग शब्द है वन हू हैज़ अ डिवाइन ऑर्गन बाय व्हिच ही कैन डू वर्क डिफरेंटली। ठीक है, तो ये दिव्यांग की परिभाषा बेसिकली है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज मीन्स पर्सन विद लॉन्ग स्टैंडिंग फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड सेंसरी इम्पेयरमेंट which equally interferes with his full and effective participation in society। तो ये डिसेबल्ड के बारे में बेसिक चीजें हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन 2.68 करोड़, जो कि 2.21% है। तो ये आपको याद रखनी है डाटाज बेसिक। आप ज्योग्राफी में भी राजस्थान का अगर ऐसा कोई डाटा अवेलेबल हो तो वो आप चेक कर लेना। 1.25 करोड़ जो है वो मेल्स हैं, 1.18 करोड़ फीमेल्स हैं, 69% ऑफ देम लिव्स इन रूरल एरियाज, है ना। अगेन तो हम लोग जो भी काम करेंगे उसमें रूरल एरिया के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस रहेगा। लिटरेसी रेट देखें तो ओनली 55% है, और एम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो ओनली 36% है।
कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर डिसेबल्ड की बात करें तो इसमें देखो वही सिमिलर आर्टिकल 41 डीपीएसपी है और फंडामेंटल राइट्स भी आप लिख सकते हो। स्टेट शैल विद इन इट्स इकोनॉमिक लिमिट्स मेक इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग द राइट टू पब्लिक असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट इन केसेस ऑफ वर्क एजुकेशन एम्प्लॉयड ऑफ ओल्ड एज सिकनेस एंड डिसेबल्ड। ओल्ड एज वाले में भी आप इसको, एल्डरली वाले में भी आर्टिकल 41 को यूज कर सकते हो। फिर रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयड जो है उसको स्टेट लिस्ट में है ना, 7 शेड्यूल की 3 लिस्ट है आपको पता है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट, उसमें स्टेट लिस्ट में इसको शामिल किया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, बेसिक है ना। उसके बाद में इश्यूज और चैलेंजेस की बात करेंगे और थोड़ी 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है और लास्ट में प्रोग्राम्स और स्कीम्स के बारे में। तो इश्यूज और चैलेंजेस देखो तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेशन ये लोग फेस करते हैं, सोशल एक्सक्लूजन और फेस नेगेटिव स्टिग्मा। ये प्रॉब्लम्स बेसिक प्रॉब्लम्स है, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर फैमिलीज, उनकी फैमिलीज के प्रति भी एक हीन भावना देखी जाती है। लैक ऑफ डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स है, ये जो सेंसस का डाटा है ये तो अवेलेबल है, इसके अलावा जो डाटाज हैं जिससे आप इनकी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करोगे, बेनिफिशियरी तक स्कीम को पहुंचाओगे, ऐसे डाटाज की कमी है, उसका अभाव है। पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज है, लैक ऑफ अफोर्डेबल एक्सेस टू अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर सपोर्ट एंड इक्विपमेंट्स, है ना। अफोर्डेबल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा, या तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं या फिर ऐसी सिचुएशन है कि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। अगर कोई इलाज यूएस में हो रहा है तो हाउ कैन समन जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड है वो यूएस जाकर के अपना इलाज कराए, तो हेल्थ केयर सपोर्ट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर लैक ऑफ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स देखो, अनट्रेन्ड स्टाफ है, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं वहाँ पर जो स्टाफ भी है वो भी अनट्रेन्ड है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशल स्कूल्स, आप और मैं बहुत सारे स्कूल, सरकारी स्कूल्स हमने इतने देखे हैं, पर आप और मैं दोनों में से बहुत कम हमने रेयरली ऐसे स्कूल्स देखे हैं जो स्पेशल चाइल्ड के लिए हैं। फिर लो एनरोलमेंट इन स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन, लो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन प्राइवेट सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट की जो रेट है आपको पता है, इट इज़ वेरी मच थैंक्स टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने ये जो रिजर्वेशन है प्रोवाइड कर रखा है। बाकी प्राइवेट सेक्टर कभी भी चाह कर के भी ये लोग इसके प्रति कोई काम ऐसा नहीं करते हैं, है ना? चाहे स्किल डेवलप्ड हो अगले में, पर वो ऐसी परेशानी लेना नहीं चाहते हैं। तो ये रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा कम है। फिर फिजिकल एक्सेस टू बिल्डिंग्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये स्टिल रिमेन्स अ मेजर चैलेंज, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ने एक्ट ला करके जो जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है उसमें ये कंपल्सरी कर दिया है कि उन वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अभी तक नहीं है। बाकी जो प्राइवेट बिल्डिंग्स होती हैं उसमें भी ऐसा कोई प्रोविज़न है नहीं। फिर वे फॉरवर्ड में इसी को अपन लोग उल्टा करके लिख सकते हैं, जो ये सारी बातें अपन ने की। तो उसमें देखते हैं क्या-क्या है। प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रन एट अर्ली एज, है ना? अर्ली एज में ही अगर पता चल जाए तो हो सकता है कि डिसेबिलिटी जो आगे होने वाली है वो बचाई जा सके। फिर कलेक्टिंग मोर डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स, वर्किंग ऑन हेल्थ केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, है ना? एंड न्यूबॉर्न इन्फेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप अगर प्रेग्नेंट वुमेन के टाइम पर ही पता चल जाएगा तो फिर सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाएँ अबाउट द टाइप्स एंड कॉजेज़ ऑफ डिसेबिलिटीज़, बिल्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड इन पीपल, शोइंग सक्सेस स्टोरीज ऑफ डिसेबल्ड पीपल, है ना? जो अलग-अलग डिसेबल्ड पीपल हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज आप दिखाओ। आपको खुद को भी पता होगा, हमने योगा एंड स्पोर्ट्स में ओलंपिक और पैरालंपिक 2 गेम्स देखे। आप खुद खुद से पूछना कि आप ओलंपिक्स वाले तो कितने लोगों को जानते हो और पैरालंपिक्स वाले कितने लोगों को जानते हो। तो ये जो सक्सेस स्टोरीज़ है ना वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर की नहीं जाती हैं। फिर ओवरकमिंग सोशल स्टिग्मा, मेकिंग बिल्डिंग्स एंड ट्रांसपोर्ट्स एक्सेसिबल, फिर इम्पार्टिंग स्किल बेस्ड एजुकेशन, स्पेशल स्कूल को डेवलप करेंगे और एजुकेशनल मटेरियल को डेवलप किया जाएगा। प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी टीचर्स को, मोर बजटरी एलोकेशन किया जाएगा, सेपरेट फंड्स भी आप बना सकते हो, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग, है ना? स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना और फिर उसको लास्ट में प्रॉपर मॉनिटर करेंगे। तो ये बेसिक वे फॉरवर्ड है और फिर उसमें आप लोग कुछ प्रोग्राम्स और कुछ स्कीम्स देख लेते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और राजस्थान गवर्नमेंट की है। ये राजस्थान गवर्नमेंट वाली मुझे थोड़ी-सी इंपॉर्टेंट लगती है क्योंकि मेंस में ये पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स फॉर डिसेबल्ड पर्सन देखो तो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है, दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है एनजीओज़ को, नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़, फिर असिस्टेंस टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ फॉर प्रोक्योरमेंट और फिटिंग ऑफ असिस्टेंस एंड इक्विपमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। फिर राजस्थान गवर्नमेंट में देखो दिव्यांग पेंशन स्कीम है, इसमें ₹750, अब तो शायद इसको बढ़ा करके आई थिंक 1500 या कोई एक्ट में ₹1000 तो इसको किया था मिनिमम। उसके बाद में और बढ़ाई है तो मुझे आइडिया नहीं है, तो मिनिमम ₹1000 तो इसको कर दिया था। फिर चीफ मिनिस्टर स्पेशली एबल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है एक, उसमें देखो ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसमें आपको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 18 से 55 साल तक के लोगों को, और 50% ऑफ जो लोन अमाउंट है वो ग्रांट के तौर पे दिया जाता है। ग्रांट मतलब अनुदान जो कि आपको वापस नहीं देना होता है। फिर सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना है, इसमें ₹5000 दिए जाते हैं पर कपल को, है ना? 5000 या 50,000 है, एक बार ये प्लीज़ आप चेक कर लेना, है ना? मेरे हिसाब से 5000 तो नहीं होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए। फिर रिजर्व सीट्स इन सीएम अनुप्रति स्कीम, जो कोचिंग में फ्री कोचिंग्स अवेलेबल कराते हैं, उसके लिए रिजर्व सीट्स अलग से हैं। ग्रांट फॉर आर्टिफिशियल लिम्ब ₹10,000 का ग्रांट दिया जाता है और आस्था स्कीम एक चलाई जाती है, जिसमें जो इश्यू ये
आस्था कार्ड एक इशू किया जाता है। अगर किसी फैमिली में 2 से ज़्यादा लोग हैं डिसेबल, 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, तो उनको बेनिफिट दिए जाएँगे, जो बीपीएल फैमिलीज़ को जितने भी बेनिफिट मिलते हैं, वो दिए जाएँगे, ठीक है? तो वी कैन सी यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट की बहुत अच्छी-अच्छी योजनाएँ हैं यहाँ पर, तो इसके पूछे जाने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग अब लास्ट लेक्चर हमारा बचा हुआ है ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ राजस्थान, जो भील ट्राइब है, मीना ट्राइब है और गरासिया। ये 3 की जो प्रॉब्लम्स और वेलफेयर है, उसके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में बात करेंगे और उसके बाद में हम लोग मैनेजमेंट शुरू करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।